दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आज बात करेंगे इस खास कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया चुनावी मुद्दे की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठिया मुद्दे को लेकर लगातार टीएमसी को निशाना बनाना शुरू किया है, क्या यह घुसपैठियों का मुद्दा पश्चिम बंगाल में बीजेपी को दिलाएगा पहली बार सत्ता? ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। यह मुद्दा कितना इंपैक्टफुल रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, तमाम वो बड़े चेहरे जो केंद्र में सरकार में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, तमाम राजनेता अपनी रैलियों से ये ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि आज पश्चिम बंगाल की मांग ये है कि पश्चिम बंगाल में जो अवैध तरीके से बांग्लादेश से आकर घुसपैठिए जो रहते हैं और वहां के स्थानीय लोगों के अधिकार को खा जाते हैं, अब हमारी सरकार यदि बनेगी, बीजेपी के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी सरकार यदि बनेगी तो हम पश्चिम बंगाल को घुसपैठ से मुक्त कर देंगे। लेकिन पिछले 10 सालों में कितने प्रयास किए गए, 12 सालों में कितने प्रयास किए गए, मोदी जी की मजबूत सत्ता के चलते कितने बड़े कदम उठाए गए, आज वो हर एक आंकड़ा आपके सामने पेश करूंगा। और घुसपैठिया कितना इंपैक्टफुल हो पाएगा ये मुद्दा, इस पर भी चर्चा करूंगा। आपको सारी जानकारी समझाएंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले साथियों, मैं कुछ दिलचस्प आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव देखे पश्चिम बंगाल में, 2016, 2021, 2011 तक जो बीजेपी धरातल पर नजर नहीं आती थी, पश्चिम बंगाल में कोई जमीन नहीं थी राजनीतिक तौर पर, 2 चुनाव में उस बीजेपी ने अपना एक वोट बैंक तैयार कर लिया, एक कैडर तैयार कर लिया। और प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में भाजपा 10 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आकर खड़ी हो गई। इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। आज यदि पश्चिम बंगाल में रिप्लेसमेंट टीएमसी का कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, इसे भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जिस कांग्रेस पर, जिस पूर्ववर्ती सरकारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निशाना साध रहे हैं, अब उन पूर्ववर्ती सरकारों ने कितने घुसपैठियों को निकाला और वर्तमान जो 12 साल से सरकार चल रही है, इसने कितने घुसपैठियों को निकाला, वो जानकारी मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। मैं जानकारी साझा करता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल की, और 2005 से जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद ही आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं। 2005 में 14,916 घुसपैठियों को निकाला गया, 2006 में 13,692 घुसपैठियों को निकाला गया, 2007 में 12,135 घुसपैठियों को निकाला गया, 2008 में 12,625 घुसपैठियों को निकाला गया, 2009 में यह आंकड़ा 10,602 पहुंच गया, 2010 में 6,290 घुसपैठियों को निकाला गया, 2011 में 6,761 घुसपैठियों को निकाला गया, 2012 में 6,537 घुसपैठियों को निकाला गया, 2013 में 5,234 घुसपैठियों को भारत से निकाला गया और 2014 में 989 घुसपैठिए भारत से डिपोर्ट कर दिए गए, निकाल दिया गया। अब एक मजबूत सरकार आती है 2014 में, नरेंद्र मोदी सरकार की अगुवाई करते हैं और घुसपैठियों को निकालने का काम तो वो भी सरकार बदस्तूर जारी रखती है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इनके कार्यकाल में कितने घुसपैठियों को निकाला गया, वो जानकारी अब आपके सामने दे रहा हूं। दरअसल 2014 में मैंने बताया जिस तरीके से 989 घुसपैठियों को कुल मिलाकर के देश से डिपोर्ट किया गया। 2015 में 474 घुसपैठिए निकाले गए, 2016 में यह संख्या 308 पर आ गई, 2017 में सिर्फ 51 घुसपैठियों को निकाला गया, 2018 में 445 घुसपैठियों को निकाला गया, 2019 में 299 घुसपैठियों को निकाला गया, अप्रैल 2023 से मई 2024 के बीच 411 घुसपैठियों को निकाला गया और मई 2024 से अक्टूबर 2025 तक करीब 235 घुसपैठियों को देश से निकाला गया। यानी कि अब ये जो आंकड़े आपके सामने रखे गए हैं, इन आंकड़ों के आधार पर ही आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो अवैध घुसपैठ करके लोग घुसे हुए थे, वो किस तरीके से उनको खदेड़ा गया, निकाला गया, डिपोर्ट किया गया।
अमन जी से अब ये जानकारी साझा करते हैं और उनकी क्या राय है वो भी जानने का प्रयास करते हैं। सर, ये आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं और आप बखूबी इन आंकड़ों को ध्यान में रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। जिस तरीके से मनमोहन सिंह की कार्यकाल रहा, पूर्ववर्ती सरकारों पर ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार निशाना जो बना रही है, अब जिस तरीके से जो ये स्थिति नजर आ रही है, क्या ये घुसपैठिया बांग्लादेश का मुद्दा जो है ये एक बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल में चुनावी मुद्दा बन पाएगा? क्या इसी के सहारे भाजपा को सरकार मिल पाएगी? देखिए दिनेश जी, इस तरह के आंकड़े आपने सामने रखे और तमाम आंकड़े जो लिखकर आपने तमाम दर्शकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो ये समझ में आता है कि बीजेपी जिस तरह की बातें करती हुई नजर आती, जिस तरह का कह सकते हैं कि लोगों से वायदा करती हुई नजर आती, क्या उस वायदे पे बीजेपी खरा उतर पाती, कि उस वायदे के ऊपर बीजेपी जो है ताकत के साथ में अपना स्टैंड ले पाती, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि मनमोहन सरकार की बात करें तो लगभग 90,000 के आसपास का आंकड़ा है, 88,792। जब इस तरह के जो घुसपैठी हैं जो तमाम अलग अलग रास्तों से देश में घुस आते हैं उनको वापस उनके मुल्कों में भेजा गया। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो बीजेपी लगातार ये गाना गाती है कि भाई हम घुसपैठ को बंद कर देंगे, घुसपैठियों को वापस उनके देश भेज देंगे, जो आंकड़े आपने सामने रखे वो महज हजारों में नजर आते हैं। तो ये अपने आप में साबित हो जाता है कि देखिए, बात करना एक बात होती है और एक्शन लेना दूसरी बात होती है। अब आप जरा असम का चुनाव प्रचार बीजेपी का देखें, वहां पर चाहे पीएम हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो या और तमाम लोग हों बीजेपी के, वो एक सुर में यही बात कह रहे हैं कि अगर आप हमें एक बार फिर सत्ता में लेकर आते हैं तो हम घुसपैठ जो है बिल्कुल बंद कर देंगे, घुसपैठियों को यहाँ से बाहर कर देंगे। लेकिन जरा हमें ये सोचने की जरूरत है कि भाई 2 बार से तो लगातार बीजेपी की सरकार है, 10 साल के अंदर असम से आपने कितने घुसपैठी वापस भेजे, इसका आंकड़ा आपको सामने रखना चाहिए। लेकिन एक और वायदा आप लोगों से करते हुए यहाँ दिखाई पड़ते, मुझे याद आते हैं पीएम मोदी जब पीएम बनने से पहले अपनी स्पीच दिया करते थे 2014 से पहले, उस समय कहा करते थे कि भाई जो बॉर्डर्स होते हैं, जो सीमा होती है, जो एक तरीके सरहदें होती है, वो देश के कब्जे में है और देश को उसके ऊपर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि कोई भी घुसपैठी अंदर ना आ सके। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो पीएम मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, वो यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि घुसपैठ को हम बंद करेंगे। तो क्या बॉर्डर्स पे आपका जो बस है वो नहीं चल पा रहा है? क्या बॉर्डर्स को आप सिक्योर नहीं कर पा रहे? आपको याद होगा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो सांसद, उन्होंने यही बात उठाई थी कि जो बीजेपी इस बात की दुहाई दिया करती थी कि बॉर्डर जो है वो केंद्र सरकार के कब्जे में आते हैं, केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, अब वही बीजेपी सरकार जो है केंद्र की, वो ममता बनर्जी के ऊपर तमाम सारे आरोप लगाती है, जो मुख्यमंत्री है बंगाल की, कि भाई आप जो है घुसपैठियों को अंदर लेकर आ रहे हैं, आप जो उनको रास्ता देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये क्या तर्कसंगत है? क्या ये जो कानूनन जो प्रक्रिया है, संवैधानिक जो प्रक्रिया है, क्या उसके अंतर्गत ये बात कहना क्या सही होगा? तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि देखिए, तमाम वायदे, तमाम बातें बीजेपी की तरफ से की जाती हैं, तमाम वायदे और ऐसे वायदे जो शायद कह सकते हैं कि बहुत हसीन लगते हैं सुनने में, लेकिन जब जमीन पे उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात आप देखते हैं तो कहीं वो चीजें नजर नहीं आती। यही तर्क अब जो है वेस्ट बंगाल में भी दिया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में भी दिया जा रहा है कि भाई अगर हमारी सत्ता आती है तो तमाम घुसपैठियों को हम यहाँ से बाहर भगाते हुए दिखाई पड़ेंगे। अभी भी आप देखेंगे तो एसआईआर के मामले पर किस तरह से आपस में तनातनी का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि लगभग 60 से 65 लाख नामों को काट दिया गया, जो अपने आप में ये बताता है कि क्या कोई बड़ा कह सकते हैं कि जो एक ग्रुप है, हाँ, क्या वहां पर लगातार रह रहा है, क्या उनके बारे में कोई जानकारी साझा की गई है, आखिर वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या आंकड़े दिए गए? तो कुल मिलाकर क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल फायदे के लिए किया जा रहा है? क्योंकि लगातार ममता सरकार जो है या ममता के जो मंत्री हैं, सब पार्टी के लोग हैं, वो यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एसआईआर करवा कर बीजेपी जो है चुनाव यहाँ पर जीतना चाहती है। बिल्कुल, यहाँ पर एसआईआर के बहाने भाजपा सरकार बनाना चाहती है, ये विपक्षी दलों का आरोप है। टीएमसी ममता बनर्जी के सामने भी चुनौती कमजोर नहीं है, चुनौती बड़ी है कि 15 सालों का रिपोर्ट कार्ड उन्हें बंगाल की जनता के सामने पेश करना है। सिर्फ चुनावी वादों और चुनावी भाषण रैलियों से सत्ता हासिल नहीं होने वाली है। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प जानकारी आपके सामने रख रहा हूं। 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार रही। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के रास्ते अवैध घुसपैठ करने वाले 88,792 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा गया, जबकि 2014 से नवंबर 2025 के आते आते
23,926 गिरफ्तारियां तो हुई, लेकिन डिपोटेशन की संख्या में लगभग 15 गुना की गिरावट देखने को मिली। और इस करीब 10 साल के शासनकाल के दौरान पश्चिम बंगाल से 5200 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया, जो संख्या 88,792 थी 2025 के आते आते वो लगभग 5200 पर आकर ठहर जाती है। प्रधानमंत्री जी जो बड़े दावे कर रहे हैं अमन जी, आखिरकार क्या इन दावों के आधार पर पश्चिम बंगाल इस बार बदलाव के रास्ते पर चलेगा? क्योंकि बड़े जो फैसले जो हैं वो पश्चिम बंगाल को लेकर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ले लिए हैं कि हम आने वाले 5 सालों में पश्चिम बंगाल का कायाकल्प करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल जो है वो एक वक्त देश में एक मजबूत आर्थिक महाशक्ति जैसा राज्य बनकर उभर रहा था, लेकिन जब से सरकार आई है, ममता बनर्जी की सरकार आई है, तब से पश्चिम बंगाल की आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की ओर चली गई है। आखिरकार क्या बंगाल की जनता इस बार बदलाव चाहेगी? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े राजनेता को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में शामिल करके बड़ी राजनीतिक चाल 2021 में ही चल दी थी। देखिए बिल्कुल दिनेश जी, जाहिर बात है कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं सोच का विषय जरूर है कि 2011 में जो एक तरीके सफर शुरू हुआ है लगातार ममता बनर्जी के साथ में, वो भी खुद को मजबूत करते हुए नजर आए हैं और लगातार हर बार को देखें तो उनकी जो ताकत में इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ता है। कभी 2-3% के आसपास रहने वाली बीजेपी आज लगभग 38-40% के आसपास जो उनका वोट शेयर है वो अब वेस्ट बंगाल में नजर आता है। तो आप ये मत आकर चलिए कि बीजेपी की जो स्थिति है वो बेहद कमजोर है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर फाइट में है। और कहीं ना कहीं जो बात आपने कही कि देखिए 15 साल किसी भी कह सकते हैं पद पर रहना या किसी भी एक सरकार का लगातार चलना, तमाम तरह के सवाल खड़े जरूर वहां पर हो जाते हैं कि भाई 15 सालों में आपने क्या कुछ किया। ये 3 बार जनता ने आपको अगर मौका दिया है तो इन 15 साल के अंदर जब 3 बार मुख्यमंत्री आप रही तो आपने राज्य में क्या क्या जो है बेहतर किया, क्या क्या चीज़ों की आपने जो है लोगों की कह सकते हैं कि जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने का काम आपने किया। तो कहीं ना कहीं जवाबदेही यहाँ आपकी तय हो जाती है। लेकिन जब जवाबदेही न देकर आप इस तरह की बातों को करते हुए दिखाई पड़ते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी जो हो जाती है वो भी यहाँ पर नजर आ सकती है कि भाई क्या ममता बनर्जी से अब वेस्ट बंगाल की जो जनता है क्या उतनी ही खुश है जितनी खुश जो 10 साल पहले या 5 साल पहले या उससे पहले नजर आती थी, या अब फिर यहाँ पर कह सकते हैं लोग भी एक नया रास्ता, एक नया विकल्प देखने की ख्वाहिश रख रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि लगातार बीजेपी जीतोड़ यहाँ पर मेहनत करती हुई नजर आती है। घुसपैठ का जो मुद्दा है उसको बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं कि भाई आपका हक जो है वो दूसरे देशों से आए हुए लोग खा रहे हैं, इसलिए हमें बॉर्डर्स को सिक्योर करना है। और तो ये मुद्दा बीजेपी के लिए एक जो है चुनाव में बढ़त बनाने की काट बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। और यहाँ जाहिर बात है, देखिए बांग्लादेश और कह सकते हैं वेस्ट बंगाल का जो कल्चर है वो इतना सिमिलर नजर आता है, इतना कह सकते हैं एक जैसा नजर आता है। कई बार इसमें हम कह सकते हैं कि बहुत अंतर पैदा नहीं कर पाते, इसीलिए आसानी से उस तरफ लोग इस तरफ आ जाते हैं और इसी तरह से वो शामिल हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, उनको बाकायदा उनके वापस देश भेजा जाएगा, क्योंकि जो सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए, यानी कि जो आम जो बंगाली हैं, आम जो पश्चिम बंगाल की जनता है, उन तक जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उनका जो हक है वो उन तक मिले। इसलिए लगातार बीजेपी जो है वो घुसपैठ का मुद्दा यहाँ पर उठाती हुई दिखाई पड़ रही है। और वहीं ममता बनर्जी जो मौजूदा मुख्यमंत्री है, लगातार 3 बार से मुख्यमंत्री हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जो है वो डराने धमकाने की जो है यहाँ पर कोशिश कर रही है, SIR के जरिए हमारे वोट काटना चाहती है और घुसपैठ को कह सकते हैं एक बड़ा मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं उनको डराने धमकाने का काम यहाँ पर बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो ममता बनर्जी करती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन जैसा आपने भी कहा और जैसा लगातार सुनने और देखने को भी मिल रहा है कि बीजेपी जो है वो कोशिश में है कि किस तरह से 38% जो उनके पास लगभग बीते चुनाव में वोट आया उसको 45-40% तक लेकर आया जाए, क्योंकि अगर ये मैजिक आंकड़ा आ जाता है तो बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना ममता बनर्जी के लिए मुश्किल हो जाएगा। अमन जी, आखिरी सवाल रहेगा, आखिरकार क्या ममता बनर्जी को इस बार जो है जिस तरीके की चुनौती उनके सामने है, क्योंकि एक ही सीट से इस बार चुनाव लड़ रही हैं, भवानीपुर से, पिछली बार नंदीग्राम से लड़ा था, वहां से हार गई थी शुभेंदु अधिकारी से। भाजपा
क्या इस बार ममता बनर्जी को पटखनी दे पाएंगी या हाँ। ममता बनर्जी इस बार भी अजय बनी रहेंगी? देखिए बिल्कुल 2-3 बातें इसमें देखेंगे हम कि जिस तरह से जो बेंगलोर का के ऊपर अपना एक अधिकार ममता बनर्जी रखना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि जो जो बंगाली है, आम जो पश्चिम बंगाल की जनता है, वो उनके साथ में खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। इसीलिए वो लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है, लगातार बीजेपी को ये कहती हुई नजर आती है कि जो बाहर से लोग आए हैं उनको हमारा कोई समर्थन नहीं रहेगा, यानी कि आम जो बंगाली है उसका समर्थन बीजेपी को नहीं रहेगा। और यही बात शुरुआत से वो करती हुई दिखाई पड़ती है कि अगर पश्चिम बंगाल की जनता का कोई भला कर सकता है तो वो ममता बनर्जी है, और इस तरह की तमाम सारी बातें वो करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए हर चीज का कहीं ना कहीं एक अंत जरूर है। आप देखेंगे वाम दल 35 साल तक लगातार सरकार चलाई, लेकिन आखिरकार उनका भी एक तरीके से अंत हुआ। अब ऐसे में क्या ममता बनर्जी लगातार 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, और जिस तरह की कह सकते हैं विकास और जिस तरह की सुविधाएं बंगाल के जो लोग हैं उनको मिलनी चाहिए, क्या वो देने में नाकाम रही? क्योंकि कई जगह से आवाजें भी उठी हैं कि जो उम्मीद ममता बनर्जी से की गई थी वो उनकी चीजें फुलफिल नहीं हुई है। तो ऐसे में क्या बीजेपी जो खाली स्पेस मिलता है, खाली स्पेस बनता है, क्या उसमें अपने आप को कह सकते हैं मजबूत करती हुई दिखाई पड़ेगी? क्या आम जो बंगाली हैं उन तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब हो पाएगी? और जैसा आपने कहा कि भवानीपुर से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इन्हीं ममता बनर्जी को बीते चुनावों में कह सकते हैं शुभेंदु अधिकारी ने न सिर्फ हराया है बल्कि ये बताया है कि देखिए अगर सही रणनीति की जाए, सही समीकरण बैठाए जाए तो ममता बनर्जी को सरकार से हटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि अभी जो बात कर रहे थे हम लोग कि 38% के आसपास अगर बीजेपी के पास वोट शेयर बंगाल में नजर आता है तो वो 45-46% क्या जा सकता है। और क्या कांग्रेस पार्टी AIM हो कह सकते हैं कि या और छोटी मोटी पार्टियां हो, क्या ये वोट कटवा की राजनीति कर सकते हैं? क्योंकि अगर ये वोट कटता है तो फिर वोट का फायदा किसको होता हुआ दिखाई पड़ेगा? ये 4 मई को जब परिणाम सामने आएंगे तब पूरी तरह से साफ होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है दिनेश जी कि बीजेपी कोई भी कोर कसर बाकी रखना नहीं चाहती कि इस बार सत्ता में आया जाए। वही ममता बनर्जी बिल्कुल इस उम्मीद में लगी हुई है कि बंगाल की जनता एक बार फिर उनको सत्ता में बैठाएगी। अब बंगाल की जनता के दिलों में क्या है, ये आवाज तो 4 मई को ही बाहर निकल पाएगी जब ईवीएम्स खुलेंगी और नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले राजनेता पार्टियां ताबड़तोड़ जन प्रचार में जुटी हुई है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार पश्चिमी बंगाल के लोग क्या ममता बनर्जी के साथ ही चलते हुए नजर आते हैं या इस बार बदलाव की लहर चलाने में कामयाब हो पाते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। अमन जी, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।